स्टूडेंट्स, मैं आपके एजुकेटर नेहा। वेलकम टू आवर चैनल आरटी लाइफ साइंसेस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक डीएनए रेप्लिकेशन की तरफ। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डीएनए स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया और डीएनए रेप्लिकेशन पे जाने से पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को भी डिस्कस करना जरूरी है। वो क्या है? सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एक्चुअली में इनिशियल स्टेज में किसी को ये बात नहीं पता थी कि जेनेटिक मटेरियल है क्या। ओके, वो कौन सी चीज है, वो कौन सा फैक्टर है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक क्या करता है, इनहेरिट करता है। ओके, डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट तरीके के एक्सपेरिमेंट किए, डिस्कवरीज की। लेमार्क की स्टडीज आपने देखी, डार्विन की स्टडीज देखी। डार्विन ने कुछ हिंट दिया था जब उन्होंने कहा था कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक इनहेरिट करते हैं। बट अभी भी किसी को ये नहीं पता था कि वो फैक्टर्स होते क्या हैं। इनिशियल स्टेज में साइंटिस्ट को ऐसा लगता था कि प्रोटीन ही वो जेनेटिक मटेरियल है जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, पर किसी को इस बात पे श्योरिटी नहीं थी और ना ही किसी का इंटरेस्ट इस फील्ड में था। इनिशियल स्टेज में डीएनए के बारे में इंफॉर्मेशन कम होने की वजह से ये चीज कंफर्म नहीं थी कि डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल है। इस चीज को कंफर्म करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और जिनमें से कुछ फेमस एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनकी वजह से ये कंफर्म हो पाया कि डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल है जो इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक इनहेरिट करता है। तो उन एक्सपेरिमेंट्स को आज हम अपने टॉपिक में कवर करेंगे। जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो है द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। तो शुरू करते हैं द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में हम क्या देखते हैं, ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था ये फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने परफॉर्म किया था 1928 में। उन्होंने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जिसमें उन्होंने जो मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज किए थे, उन्होंने मॉडल ऑर्गेनिज्म क्या यूज किया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया और माइस यूज किया था। ओके, एक्चुअली में इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि एक एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट होने वाला था, क्योंकि जो मिस्टर ग्रिफिथ थे इन्होंने ये कोई जेनेटिक मटेरियल की डिस्कवरी नहीं कर रहे थे। एक्चुअली में ही wasn't trying to find और identify the genetic material। ठीक है, वो किसी तरह के जेनेटिक मटेरियल की डिस्कवरी नहीं कर रहे थे। वो एक्चुअली में क्या कर रहे थे, वो एक वैक्सीन डेवलप कर रहे थे अगेंस्ट निमोनिया। ओके, इसीलिए उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया को यूज किया था। ठीक है, तो वो एक वैक्सीन डेवलप करना चाह रहे थे निमोनिया के अगेंस्ट में। बट उनके इस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आया और उन्होंने जो कंक्लूजन दिया वो उनकी एक्सपेक्टेशन से काफी अलग था। और अब हम जानते हैं कि उन्होंने वो क्या एक्सपेरिमेंट किया था और उनका क्या कंक्लूजन आया। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ ने जो बैक्टीरिया यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, जिसको हम कह रहे हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, उन्होंने उस बैक्टीरिया के दो स्ट्रैंड्स यूज किए थे। एक रफ स्ट्रैंड वाला बैक्टीरिया यूज किया था, यानी रफ स्ट्रैंड वाला स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया, और एक स्मूथ स्ट्रैंड वाला स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया। ओके, डिफरेंस क्या होता है दोनों स्ट्रैंड्स वाले बैक्टीरिया में, कि जो रफ स्ट्रैंड वाला जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया होता है उसकी अपीयरेंस कहते हैं रफ टाइप की होती है। ठीक है, उसके एजेस जो होते हैं वो थोड़े शार्प होते हैं, इसलिए उसकी रफ अपीयरेंस होती है। वहीं जो स्मूथ स्ट्रैंड वाला जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया था उसकी अपीयरेंस कैसी है, होती है राउंड एंड स्मूथ। ओके, ये रफ अपीयरेंस दिख रही है, इसमें आपको राउंड एंड स्मूथ अपीयरेंस दिख रही है। रफ स्ट्रैंड वाला जो बैक्टीरिया होता है वो नॉन वायरुलेंट होता है। ओके, एक चीज और, स्मूथ स्ट्रैंड वाला जो बैक्टीरिया था जिसकी अपीयरेंस स्मूथ दिख रही थी, वो स्मूथ किस वजह से दिख रही थी, क्योंकि उस बैक्टीरिया के ऊपर एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड की कवरिंग थी। किसकी कवरिंग थी? म्यूकोपॉलीसैकेराइड की कवरिंग थी। म्यूकोपॉलीसैकेराइड
जो कोटिंग होती है या हम कहें कि कवरिंग होती है, इसकी खास बात क्या होती है कि ये बैक्टीरिया को किस होस्ट एनिमल के इम्यून रिस्पॉन्स से प्रोटेक्ट करता है। होस्ट एनिमल क्या होता है? जब कोई बैक्टीरिया किसी एनिमल या किसी ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्शन कॉज करता है, उसकी बॉडी में एंटर करता है, तो वो एनिमल इस बैक्टीरिया के लिए क्या हो जाता है? होस्ट हो जाता है। ठीक है, अब जब कोई भी बैक्टीरिया हमें पता है और आगे हम जब इम्यूनोलॉजी वगैरह पढ़ेंगे तब उसमें भी ये जानेंगे कि जब कोई बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी इम्यून सेल्स इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करती हैं और उस ऑर्गेनिज्म को किल करती हैं, मारने की कोशिश करती हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम वो उसे खत्म कर देती हैं। तो लेकिन इस जो स्मूथ स्ट्रैंड यानी ऐसे स्ट्रैंड वाले बैक्टीरिया के पास एक प्रोटेक्शन लेयर थी, वो क्या थी? म्यूकोपॉलीसेक्राइड की कवरिंग थी, जो उसे होस्ट एनिमल के इम्यून रिस्पॉन्स से प्रोटेक्ट करती थी। अब चूंकि इम्यून रिस्पॉन्स से वो प्रोटेक्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है अब वो आसानी से इन्फेक्शन कॉज कर लेगा। इसीलिए जो स्मूथ स्ट्रैंड होता है वो वायरलेंट होता है, वहीं जो रफ स्ट्रैंड होता है नॉन वायरलेंट होता है, क्योंकि जब ये एंटर करता है होस्ट एनिमल में तो उसके इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से ये किल हो जाता है। बट स्मूथ स्ट्रैंड बच जाता है क्योंकि उसके पास म्यूकोपॉलीसेक्राइड की कवरिंग होती है। इसलिए आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों आर स्ट्रैंड वाला बैक्टीरिया जो होता है वो नॉन वायरलेंट होता है और वो इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाता है, और जो स्मूथ स्ट्रैंड वाला बैक्टीरिया होता है यानी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया वो वायरलेंट होता है और वो इन्फेक्शन कॉज करता है। ओके, तो ये जरूरी है कि आप जब ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को आगे पढ़ें तो उससे पहले आप ये जान लें कि रफ स्ट्रैंड क्या होता है और स्मूथ स्ट्रैंड क्या होता है। ओके, तो अब आप समझ गए होंगे कि रफ स्ट्रैंड और स्मूथ स्ट्रैंड से क्या मतलब है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किए थे, तो शुरू करते हैं। उन्होंने क्या किया था अपने एक्सपेरिमेंट में? तो ग्रिफिथ ने क्या किया कि उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रैंड वाला बैक्टीरिया लिया, हीट killed S strand वाला बैक्टीरिया लिया, उसको क्या किया? माइस में इंजेक्ट किया, इंजेक्टेड इन माइस। ओके, तो रिजल्ट में क्या आया? अब हीट किल्ड एस स्ट्रैंड है, यानी कि जो एस स्ट्रैंड वाला बैक्टीरिया था जो वायरलेंट था, जो इन्फेक्शन कॉज करता था, हमने उससे पहले ही हीट किल्ड कर दिया, मतलब मार दिया है। तो जाहिर सी बात है कि जब ये ऑलरेडी डेड बैक्टीरिया है तो ये कोई भी इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा, और यही रिजल्ट पे भी आया कि वहां पे कोई भी इन्फेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, नो इन्फेक्शन cause, no infection cause, ठीक है। और जो माइस था वो भी लिविंग था, ठीक है, माइस डेड नहीं हुआ था, माइस लिविंग था, हेल्दी माइस, लिविंग माइस। ओके, तो ये उनका पहला एक्सपेरिमेंट था, इसमें कोई खास बात नहीं थी, सब कुछ ऑलरेडी क्लियर था कि हीट किल्ड स्ट्रैंड बैक्टीरिया लेंगे, ऑलरेडी डेड बैक्टीरिया है, तो अगर हम उसे इंजेक्ट भी करेंगे तो कोई इन्फेक्शन वो कॉज नहीं कर पाएगा क्योंकि ऑलरेडी डेड है। ठीक है, और ये इसका रिजल्ट आया जो कि एक्सपेक्टेड था। सेकेंड उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया उसमें उन्होंने क्या लिया? उन्होंने एक तो हीट किल्ड एस स्ट्रैंड वाला बैक्टीरिया लिया, एस स्ट्रैंड वाला बैक्टीरिया लिया, और इसके साथ में उन्होंने लिविंग आर स्ट्रैंड वाला बैक्टीरिया भी लिया। क्या लिया? लिविंग आर स्ट्रैंड वाला बैक्टीरिया भी लिया, आर स्ट्रैंड वाला बैक्टीरिया लिया। अब उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रैंड वाला बैक्टीरिया और लिविंग आर स्ट्रैंड वाला बैक्टीरिया ये दोनों ही क्या किए? माइस में इंजेक्ट किए। ठीक है, इंजेक्टेड इन माइस,
injected in mice. ओके, अब अगर हम सोचें, खुद से सोचें, तो अब इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? देखिए, हीट किल्ड ऐसे स्ट्रैंड है, तो जाहिर सी बात है किल्ड ऐसे स्ट्रैंड है तो ये कोई इन्फेक्शन तो कॉज नहीं कर पाएगा, ऑलरेडी किल्ड है। लिविंग आर स्ट्रैंड है, तो आर स्ट्रैंड के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि आर स्ट्रैंड वाला बैक्टीरिया जो होता है वो क्या होता है, वो नॉन वायरुलेंट होता है, वो कोई इन्फेक्शन नहीं कॉज कर सकता। तो अगर हम इसको इंजेक्ट करें माइस में, तो रिजल्ट में तो यही आना चाहिए कि माइस, यहाँ पर भी लिविंग माइस होना चाहिए, हेल्दी माइस होना चाहिए, कोई इन्फेक्शन नहीं कॉज होना चाहिए। लेकिन यही चीज जो थी वो ग्रिफिथ ने भी सोची थी, बट ये उनकी एक्सपेक्टेशन से एकदम ही अलग रिजल्ट आए। इसमें क्या रिजल्ट आया? इसमें रिजल्ट ये आया कि निमोनिया डेवलप हुआ माइस में, निमोनिया डेवलप हो गया माइस में, ठीक है, निमोनिया कॉज या डेवलप हो गया माइस में, और माइस डेड हो गया, ठीक है, माइस डेड, यानी माइस मर गया। निमोनिया डेवलप हुआ, उसमें इंफेक्शन हुआ उसमें निमोनिया का, और माइस डेड हो गया। ये रिजल्ट देखकर ग्रिफिथ जो थे वो काफी शॉक हो गए कि ऐसा कैसे हो गया कि हमने हीट किल्ड स्ट्रैंड लिया था, हमने लिविंग आर स्ट्रैंड लिया, दोनों से ही इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए था, बट निमोनिया का इन्फेक्शन हुआ और माइस डेड हो गया। फिर उन्होंने क्या किया कि इस जो डेड माइस था ये वाला, इसका ब्लड सैंपल लिया, जो डेड माइस का ब्लड सैंपल लिया, और उसमें उन्होंने क्या पाया? उसमें उन्होंने पाया, उसमें जो डेड माइस का ब्लड सैंपल था उसमें उन्हें लिविंग एस स्ट्रैंड बैक्टीरिया मिले। अब तो ग्रिफिथ एकदम ही शॉक हो गए कि ऐसा कैसे हो गया कि जब हमने हीट किल्ड बैक्टीरिया लिए थे, हीट किल्ड एस स्ट्रैंड लिया था और लिविंग आर स्ट्रैंड लिया था, तो उस माइस के ब्लड के सैंपल में हमें लिविंग एस स्ट्रैंड कहां से मिले? इस पर उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला? उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो लिविंग आर स्ट्रैंड बैक्टीरिया था, जो लिविंग आर स्ट्रैंड वाला बैक्टीरिया था, इसने कुछ तो ऐसा हुआ होगा, कोई सी ऐसी चीज जो थी वो उसने जो हीट किल्ड ऐसे स्ट्रैंड वाले से ली थी, ठीक है, जो हीट किल्ड ऐसे स्ट्रैंड वाले बैक्टीरिया से लिविंग आर स्ट्रैंड वाले बैक्टीरिया ने कोई सी चीज इस वाले बैक्टीरिया से इसमें ट्रांसफर हुई, ठीक है, हीट किल्ड ऐसे स्ट्रैंड वाले बैक्टीरिया से कोई ऐसी चीज थी जो इस लिविंग आर स्ट्रैंड वाले बैक्टीरिया में ट्रांसफर हुई, और उस चीज या उस मटेरियल की वजह से, जो भी मटेरियल इस हीट किल्ड स्ट्रैंड से लिविंग आर स्ट्रैंड में आया, उस मटेरियल की वजह से जो लिविंग आर स्ट्रैंड बैक्टीरिया था ये कन्वर्ट हो गया एस स्ट्रैंड, यानी लिविंग एस स्ट्रैंड वाले बैक्टीरिया में ये कन्वर्ट हो गया। किसमें? लिविंग एस स्ट्रैंड वाले बैक्टीरिया में ये कन्वर्ट हो गया। ओके, तो हमने क्या कहा कि जो ग्रिफिथ थे उन्होंने अपने कंक्लूजन में ये लिखा कि हीट किल्ड एस स्ट्रैंड वाले बैक्टीरिया से कोई सा ऐसा मटेरियल है जो कि ट्रांसफर हो गया लिविंग आर स्ट्रैंड वाले बैक्टीरिया में, जिसके इन्फ्लुएंस की वजह से जो लिविंग आर स्ट्रैंड वाला बैक्टीरिया था वो कन्वर्ट हो गया लिविंग एस स्ट्रैंड वाले बैक्टीरिया में। और जो ये लिविंग एस स्ट्रैंड वाले बैक्टीरिया में जब ये कन्वर्ट हुआ तो इसने क्या किया, माइस में निमोनिया का इन्फेक्शन कर दिया और माइस डेड हो गए। ठीक है, अब जो मटेरियल या इस हीट किल्ड एस स्ट्रैंड से लिविंग आर स्ट्रैंड में ट्रांसफर हुआ था, ग्रिफिथ ने उस मटेरियल को क्या नाम दिया? इधर लिखते हैं, मटेरियल को क्या नाम दिया? उन्होंने उस मटेरियल को नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल। क्या नाम दिया? ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल या
मटेरियल नहीं हम कहेंगे इसको, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल उन्होंने नाम दिया इसका, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक, उन्होंने इसको नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो ये बात समझ में आई। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट फिर से रिवाइज करती हूँ। सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, एक हीट किल्ड असिस्टेंट बैक्टीरिया लिया था, उसे उन्होंने माइस में इंजेक्ट किया था। अब हीट किल्ड असिस्टेंट था तो उसे माइस में इंजेक्ट करने की वजह से माइस में कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ और माइस हेल्दी लिविंग था। ओके, अब फिर सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था, असिस्टेंट वाला हीट किल्ड असिस्टेंट बैक्टीरिया लिया था, जिसको उन्होंने लिविंग आर स्टैंड वाले बैक्टीरिया के साथ मिलाकर माइस में इंजेक्ट किया और माइस में निमोनिया कॉज हुआ और माइस डेड हो गया। जब उन्होंने डेड माइस का ब्लड सैंपल लिया तो उन्होंने उसमें क्या पाया, उन्होंने उसमें लिविंग असिस्टेंट वाले बैक्टीरिया पाए। अब उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, उन्होंने कहा कि जो हीट किल्ड असिस्टेंट वाले बैक्टीरिया थे उसमें से कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल थे जो क्या हुए, लिविंग आर स्ट्रैंड वाले बैक्टीरिया में आए और लिविंग आर स्ट्रैंड वाले बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया किसमें, लिविंग एस स्ट्रैंड वाले बैक्टीरिया में, ठीक है, लिविंग एस स्ट्रैंड वाले बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म कर दिया, जिसकी वजह से माइस में निमोनिया कॉज हो गया और माइस डेड हो गया। ये एक एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट हुआ, क्योंकि एक्सीडेंटल हम इसलिए कहेंगे क्योंकि ग्रिफिथ तो निमोनिया की वैक्सीन बना रहे थे, बट उन्होंने क्या डिस्कवर कर लिया, उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डिस्कवर कर लिए। लेकिन अभी भी ये चीज कंफर्म नहीं थी कि ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल थे क्या, ये डीएनए थे कि आरएनए थे या प्रोटीन थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब जब ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में पता चला तो साइंटिस्ट में क्या हुई, रेस शुरू हो गई किसको सर्च करने के लिए, ये आखिर ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने आगे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, और उन्हीं में से एक फेमस एक्सपेरिमेंट था एवरी मैक्लॉयड और मैककार्टी एक्सपेरिमेंट का, इसको कंफर्म करने के लिए। तो अब हम अपना नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, एवरी मैक्लॉयड मैककार्टी एक्सपेरिमेंट। सो एवरी मैक्लॉयड और मैककार्टी एक्सपेरिमेंट किसने दिया था, ये भी इसको भी करने वाले 3 साइंटिस्ट थे, ऑसवर्ल्ड एवरी, ओके, ऑसवर्ल्ड एवरी, मैकलिन मैककार्टी और कोलिन मैक्लॉयड, ठीक है। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट 1944 में किया था, और इन्होंने भी क्या किया कि जो ग्रिफिथ, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट ही ग्रिफिथ के जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल थे उसको आइडेंटिफाई करने के लिए किया था। इसीलिए उन्होंने जो अपने मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज किए थे वो भी ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट से ही लिए थे, यानी कि उन्होंने भी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया यूज किया था और माइस यूज किया था। तो अब हम देखते हैं कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किस तरीके से परफॉर्म किया था। तो एवरी मैक्लॉयड मैककार्टी ने जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया कि हीट किल्ड असिस्टेंट वाला बैक्टीरिया लिया, ठीक है, उन्होंने लिविंग आर स्टैंड बैक्टीरिया लिया जैसे कि ग्रिफिथ ने लिए थे, ठीक है। दोनों उन्होंने बस एक चीज और ऐड कर दी, उन्होंने क्या किया, प्रोटीज एंजाइम यूज किया। प्रोटीज एंजाइम किस लिए, प्रोटीज एंजाइम जो होता है प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए यूज किया जाता है, यानी प्रोटीन के डाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि पहले ये बात चल रही थी, ऐसा लोग मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स का ये मानना था कि प्रोटीन जो होता है वो एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो इंफॉर्मेशन को इनहेरिट करता है नेक्स्ट जनरेशन में। तो उन्होंने सोचा कि हम प्रोटीज एंजाइम लेते हैं, अगर प्रोटीन होगा तो प्रोटीएज प्रोटीन का ब्रेकडाउन कर देगा, और प्रोटीन का ब्रेकडाउन होने के बाद में फिर इन्फेक्शन तो कॉज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रोटीन ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल हुआ तो उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, और प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो जाएगा तो इन्फेक्शन कॉज नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, इन्फेक्शन कॉज हुआ, निमोनिया का इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन कॉज, और माइस डेड हो गया, और जब डेड माइस के ब्लड सैंपल लिए गए तो उसमें हमें अभी भी क्या मिले, लिविंग एस स्ट्रैंड वाले बैक्टीरिया
मिले, लिविंग एस स्ट्रैंड वाले बैक्टीरिया मिले। ओके, तो ये इनका पहला एक्सपेरिमेंट था एवरी मैक्लाइड मैककार्टी का, कि उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रैंड वाला बैक्टीरिया लिया, लिविंग आर स्ट्रैंड वाला बैक्टीरिया लिया ग्रिफिथ के तरीके से, बट उसमें उन्होंने प्रोटीज एंजाइम भी इंक्लूड किया। प्रोटीज एंजाइम जो होता है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। तो फिर उसे इंजेक्ट किया माइस में, और फिर माइस में इन्फेक्शन हुआ और माइस डेड हो गया। डेड माइस का ब्लड सैंपल लिया जिसमें कि लिविंग एस स्ट्रैंड वाले बैक्टीरिया मिले। तो इस एक्सपेरिमेंट से एक बात तो प्रूफ हो गई कि जो भी ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल होता है वो कुछ भी हो, बट वो प्रोटीन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर प्रोटीन होता तो प्रोटीज उसे ब्रेक कर देता और इन्फेक्शन ना होता। ठीक है, तो प्रोटीन नहीं है, ये बात कंफर्म हो गई इस एक्सपेरिमेंट से। अब चलते हैं इनके नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में, जो एवरी मैक्लाइड मैककार्टी ने किया। इन्होंने जो अपना नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया उसमें भी उन्होंने सेम चीज यूज की। उन्होंने उसमें भी हीट किल्ड बैक्टीरिया लिया, हीट किल्ड एस स्ट्रैंड लिया। ठीक है, हीट किल्ड एस स्ट्रैंड वाला बैक्टीरिया लिया, एस स्ट्रैंड वाला बैक्टीरिया लिया, और इसके साथ में उन्होंने लिविंग आर स्ट्रैंड वाला बैक्टीरिया लिया, आर स्ट्रैंड वाला बैक्टीरिया लिया। ओके, लिविंग। अब इस बार उन्होंने क्या किया, प्रोटीन वाला तो कंफर्म हो गया था प्रोटीन नहीं होता है, इस बार उन्होंने क्या किया, आरएनएज लिया, आरएनएज। ठीक है, आरएनएज लिया। आरएनएज क्या होता है, जो आरएनए को डाइजेशन करे। प्रोटीएज प्रोटीन को डाइजेशन के लिए होता है, आरएनएज जो होता है वो क्या होता है, उसके आरएनए के डाइजेशन के लिए होता है। अब उन्होंने सोचा कि अगर प्रोटीन नहीं है तो हो सकता है आरएनए हो, ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल। तो उन्होंने जब इसको इंजेक्ट किया माइस में, अब उन्होंने इसको इंजेक्ट किया माइस में, इंजेक्टेड इन माइस, इंजेक्टेड इन माइस। ठीक है, जब इन्होंने इसको इंजेक्ट किया माइस में तो क्या हुआ, तो भी इंफेक्शन कॉज हुआ। ठीक है, अगेन इंफेक्शन कॉज हुआ, अगेन इंफेक्शन हुआ, और माइस डेड हुआ, माइस डेड हुआ। और डेड माइस का जब ब्लड सैंपल लिया गया तो उसमें फिर से लिविंग एस स्ट्रैंड वाले बैक्टीरिया मिले। तो अब ये बात भी इस एक्सपेरिमेंट से कंफर्म हो गई कि जो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल होते हैं वो ना तो प्रोटीन होते हैं, वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से पता चला था, और ना ही आरएनए होते हैं, जो इस एक्सपेरिमेंट से पता चला। अगर आरएनए होते तो आरएनए से वो ब्रेक डाउन हो जाते और इन्फेक्शन नहीं कॉज होता, लेकिन इन्फेक्शन हुआ, इट मींस कि आरएनए भी नहीं होते हैं। फिर उन्होंने लास्ट एक्सपेरिमेंट जो किया, लास्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, सब कुछ सेम रखा, बस यहाँ पे डीएनए का यूज किया, डीएनए यूज किया। ठीक है, डीएनए जो होते हैं वो डीएनए का ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम्स होते हैं, तो उन्होंने डीएनए यूज किया, उसको इंजेक्ट किया माइस में। लेकिन इस बार कुछ डिफरेंट हुआ, इसको डीएनए को इंजेक्ट मतलब हीट के लिए स्ट्रैंड वाले बैक्टीरिया, लिविंग आर स्ट्रैंड वाले बैक्टीरिया और डीएनए को डालने के बाद में जब उसे इंजेक्ट किया गया माइस में, तो जो इन्फेक्शन था वो नहीं हुआ, इस बार इन्फेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, नो इन्फेक्शन, नो इन्फेक्शन लिविंग माइस। ठीक है, माइस जिंदा था, लिविंग माइस। ओके, और उसके ब्लड में या कहीं भी कोई भी एस स्ट्रैंड का बैक्टीरिया नहीं मिला। ओके, एस स्ट्रैंड या आर स्ट्रैंड कोई भी बैक्टीरिया नहीं मिला। तो अब इस बात से ये कंफर्म हो गया, मतलब एवरी मैक्लाइड मैककार्टी के अकॉर्डिंग, कि जो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल होता है वो क्या होता है, वो डीएनए होता है। अगर डीएनए ना होता तो इस बार भी इन्फेक्शन कॉज होता, बट इन्फेक्शन कॉज नहीं हुआ, इट मींस कि डीएनए था, क्योंकि डीएनए ने डीएनए को डैमेज कर दिया होगा, जो कि एस स्ट्रैंड वाला डीएनए होगा उसको डैमेज कर दिया होगा, जिसकी वजह से कोई भी, तो जिसकी वजह से जो लिविंग आर स्ट्रैंड है वो कन्वर्ट नहीं हो पाया, ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया एस स्ट्रैंड में, और कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं हुआ।
लेकिन उस टाइम पर भी डीएनए के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि हम इस बात को ये कंफर्मली कह पाए कि ये डीएनए होता है। लेकिन ये बात तो कंफर्म हो गई थी कि मतलब कुछ कुछ बात यहाँ तक की श्योरिटी हो रही थी कि डीएनए ही होता है। अब इस चीज को लेके आखिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए और स्पेशली डीएनए को लेके, उसके स्ट्रक्चर को लेके, उसकी प्रॉपर्टीज को लेके डिफरेंट क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट्स होने लग गए। और उसके बाद आया एक ग्रेट एक्सपेरिमेंट, जिसके बाद ये बात एकदम श्योर हो गई कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, वो डीएनए ही होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं वो लास्ट एक्सपेरिमेंट जिससे ये श्योरिटी हो गई कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। तो शुरू करते हैं, तो अब हम शुरू करते हैं वो लास्ट एक्सपेरिमेंट। ओके बच्चों, तो जो हमारा लास्ट एक्सपेरिमेंट है वो है हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। लेकिन वो एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा लेंदी होगा और ये लेक्चर भी लेंदी हो रहा है, तो हम वो जो लास्ट एक्सपेरिमेंट है यानी हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप आरटी ऑनलाइन पर बने रहें और आपकी जो भी अभी जो मैंने लेक्चर लिया है या जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताए, अगर आपको उसमें कोई भी डाउट हो रहा हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और या आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी हमारी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। ओके, तो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।